आपने सब कुछ करके देख लिया, चुप रहकर भी, खुद को रोककर भी, समझदारी दिखाकर भी, और फिर भी कुछ नहीं बदला। वो जैसा था वैसा ही रहा। आपको खोने का उसे कोई डर नहीं लगा। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, क्योंकि जब इंसान खुद को रोककर भी हार रहे हों, तब दिक्कत खामोशी की नहीं होती, दिक्कत तरीके की होती है। इस वीडियो में हम सीधे उन बातों पर आएंगे जो तब काम आती है जब साइलेंस भी बेअसर हो जाए। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वो 7 कदम जो काम के हैं। पॉइंट 1, समझिए कि खामोशी हर किसी इंसान के लिए क्यों काम नहीं करती। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि अगर सामने वाला दूर हो रहा है, अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर एफर्ट्स की कद्र नहीं कर रहा, तो बस चुप हो जाओ, मैसेज बंद, कॉल बंद, प्रेजेंस बंद। और कई केसेस में ये सच में काम भी करता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये मान लेते हैं कि खामोशी हर इंसान पर एक जैसा असर करेगी। असलियत ये है कि खामोशी किसी को याद दिलाती है तो किसी को राहत दे देती है। और अगर आपको ये फर्क समझ में नहीं आया तो आप महीनों चुप रह सकते हैं, लेकिन सामने वाला एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सामने वाला इमोशनली किस लेवल पर खड़ा है। कुछ लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं। ऐसे लोग रिश्ते में मौजूदगी की वैल्यू समझते हैं। उन्हें फर्क पड़ता है कि कौन गया, क्यों गया और उनकी जिंदगी में क्या खाली हो गया। इन लोगों पर खामोशी असर करती है क्योंकि उन्हें अंदर से महसूस होता है कि कुछ मिसिंग है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इमोशनली अवॉइडेंट होते हैं, कुछ अपने अहंकार से चलने वाले होते हैं, कुछ लोग अटेंशन के आदी होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आपकी खामोशी दर्द नहीं होती, वो राहत होती है। उन्हें लगता है कि अच्छा हुआ, अब कोई सवाल नहीं करेगा, अब कोई उम्मीद नहीं रखेगा, अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी को आराम समझ रहा है तो आपकी खामोशी उसे क्यों तड़पाएगी? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि शायद थोड़ा और वेट कर लूं, शायद अभी उसे टाइम चाहिए, शायद वो खुद रियलाइज कर ले। लेकिन समय बीतता जाता है और सामने वाला और कंफर्टेबल होता जाता है, क्योंकि सच ये है कि खामोशी तब काम करती है जब सामने वाला इमोशनली जुड़ा हुआ हो। अगर सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड ही नहीं है तो आपकी गैर मौजूदगी सिर्फ साइलेंस बनकर रह जाती है, असर नहीं। और इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी स्ट्रैटेजी तय होती है। अगर आप बिना ये समझे बस चुप बैठे रहते हैं तो आप हीलिंग नहीं कर रहे, आप खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपसे तभी बात करता है जब उसे अटेंशन चाहिए, जब उसे बोर्ड फील होता है, जब उसे वैलिडेशन चाहिए। लेकिन जब आप बाउंड्रीज की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, साफ साफ जवाब मांगते हैं, तो सामने वाला पीछे हट जाता है। अब अगर आप ऐसे इंसान के साथ खामोशी अपनाते हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ खो दिया, वो सोचेगा ड्रामा खत्म हुआ। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए पॉइंट 1 सिर्फ ये नहीं कहता कि खामोशी काम नहीं करती। पॉइंट 1 ये कहता है कि गलत इंसान पर खामोशी वेस्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को छोटा समझे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सिचुएशन को सही एंगल से देखना है। अगर सामने वाला इमोशनली समझदार होता तो वो आपकी खामोशी को इग्नोर नहीं कर पाता। वो खुद सवाल पूछता, वो खुद रिफ्लेक्ट करता, वो खुद महसूस करता कि आपकी गैर मौजूदगी ने कुछ बदला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला अभी उस गहराई में है ही नहीं जहां आपका साइलेंस एक सिग्नल बन सके। और यहीं से आपको अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि बस और चुप रहूं, शायद तब असर होगा, तो आप खुद को एक लूप में फंसा रहे हैं। एक ऐसा लूप जहां आप उम्मीद पर जी रहे हैं और सामने वाला आराम पर। और इस वीडियो का मकसद आपको उसी लूप से बाहर निकालना है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या सामने वाला कभी आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता था? क्या वो कभी आपकी गैर मौजूदगी से अनकंफर्टेबल हुआ, या वो हमेशा आपके एफर्ट्स को नॉर्मल मानकर चलता रहा? अगर जवाब साफ है तो अब आपको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी एक टूल है और अगर टूल गलत जगह यूज हो जाए तो वो काम करने की बजाय आपको और नुकसान पहुंचाता है। अब अगले पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि जब खामोशी बेअसर हो जाए तो आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहीं से एक्चुअल शिफ्ट शुरू होता है, जहां आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपनी पोजीशन बदलते हैं। और वही जगह है जहां से चीजें सच में हिलने लगती हैं। पॉइंट 2, अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी पूरी तरह बंद कर दीजिए।
ज्यादातर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बस मैसेज बंद कर देना ही डिस्टेंस है, बस चैट ना करना, कॉल ना उठाना और काम हो गया। लेकिन सच ये है, सिर्फ मैसेज बंद करना डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप मैसेज नहीं कर रहे लेकिन सामने वाले की हर स्टोरी देख रहे हैं, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन होने पर ध्यान दे रहे हैं, उसके मूड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चुप जरूर हैं लेकिन दूर नहीं। और सामने वाला ये महसूस कर लेता है, वो जान जाता है कि आप फिजिकली गायब हैं लेकिन इमोशनली अब भी अवेलेबल हैं। यहीं से सारी स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ जाती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। इसका मतलब होता है आपका रिएक्शन, आपका इंतजार, आपकी एक्सप्लेनेशन देने की आदत और आपका खुद को एक्सेसिबल बनाए रखना। अब जरा ध्यान से समझिए, जब भी सामने वाला कुछ करता है और आपको थोड़ी जल्दी होती है कि कुछ कह दूं, कुछ क्लैरिफाई कर दूं, कुछ एक्सप्लेन कर दूं, वहीं पर आपकी अवेलेबिलिटी लीक होती है। आप साइलेंस में रहते हुए भी खुद को एक्सपोज कर देते हैं और यही वजह है कि सामने वाला रिलैक्स्ड रहता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मैं चाहे जैसा बिहेव करूं, ये इंसान इमोशनली नहीं है। अब इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने का मतलब सजा देना नहीं है। इसका मतलब होता है कि अब आप रिएक्शन नहीं देते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आप इनडायरेक्टली भी सिग्नल नहीं भेजते। कोई स्टोरी डालकर ये दिखाना कि मैं ठीक हूं, कोई सॉन्ग शेयर करके हिंट देना, कोई कोड डालकर सामने वाले को फील करवाना, ये सभी अवेलेबिलिटी है। और जब तक ये चल रहा है, आप एक्सेसिबल ही रहेंगे। एक्सेसिबल इंसान की वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी का असर नहीं होता। अब सोचिए, अगर कोई जानता है कि आप कभी भी इमोशनली प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसे आपको मिस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? यही रीजन है कि पॉइंट 2 इतना क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से पावर शिफ्ट शुरू होता है। जब आप इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करते हैं, तो आप सामने वाले की रिएक्शन से नहीं, अपने स्टैंडर्ड से चलने लगते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपसे हफ्तों बात नहीं करता, लेकिन अचानक एक कैजुअल मैसेज भेज देता है। कोई मीनिंग नहीं, कोई खास वजह नहीं। अगर आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं या इमोशनली ओपन हो जाते हैं, तो आपने खुद बता दिया कि आप अभी भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप रिप्लाई नहीं करते या बहुत न्यूट्रल रहते हैं बिना इमोशन के, तो सामने वाला कंफ्यूज होता है, क्योंकि पहली बार उसका कंट्रोल काम नहीं करता। और कंफ्यूजन ही वो जगह है जहां रियलाइजेशन शुरू होती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सच में अवेलेबिलिटी बंद करें, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर उसके एक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद रख रहे हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने का पहला स्टेप होता है अपने फोकस को शिफ्ट करना। अब आपकी एनर्जी उस इंसान पर नहीं जाती जो अनक्लियर है। अब आपकी एनर्जी, आपकी रूटीन, आपके काम, आपके कंट्रोल पर जाती है। और जब ये शिफ्ट होता है तो सामने वाला नोटिस करता है, क्योंकि लोग शब्द नहीं, एनर्जी फील करते हैं। आप कुछ बोले बिना भी अनरीचेबल लगने लगते हैं। और अनरीचेबल होने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो गए। इसका मतलब है आप हर किसी के लिए मौजूद नहीं, आप हर बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते। और यही चीज आपकी मौजूदगी को खास बनाती है। अब यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, अगर इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करते वक्त आपका गोल ये है कि सामने वाला तड़पे, तो आप फिर से जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी खुशी उसकी रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, तो साइड इफेक्ट में सामने वाला हिलता है। इसीलिए पॉइंट 2 सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक इंटरनल डिसीजन है। एक डिसीजन कि अब आप हर किसी के लिए मौजूद नहीं हैं। और जब आप ये पोजीशन ले लेते हैं, तो आगे के पॉइंट्स और ज्यादा पावरफुल बनते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ दूर नहीं जाते, बल्कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और वही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है सामने वाले के लिए। पॉइंट 3, अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए। जब लोग ये पॉइंट सुनते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज आती है कि अब दिखाना पड़ेगा। न्यू फोटोज, एक्स्ट्रा स्टोरीज, ओवर बिजी दिखने की एक्टिंग, खुश दिखने का दबाव। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, क्योंकि प्रूव करना अलग चीज है और रिफ्लेक्ट होना बिल्कुल अलग चीज। प्रूव करने वाला इंसान लाउड होता है, जल्दी दिखता है और उतनी ही जल्दी पकड़ा भी जाता है। रिफ्लेक्ट करने वाला इंसान शांत होता है, लेकिन उसकी लाइफ खुद बोलती है और सामने वाला उसी चीज से सबसे ज्यादा हिलता है। अब इस फर्क को साफ समझिए। जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आपका हर एक्शन सामने वाले को टारगेट करके होता है। आप स्टोरी डालते हैं कि देखो मैं खुश हूं, आप कैप्शन लिखते हैं कि लिविंग माई बेस्ट लाइफ,
आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना भी मैं ठीक हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका फोकस सामने वाले पर होता है तो आपकी एनर्जी भी वही कमजोर होती है और सामने वाला ये महसूस कर लेता है कि आप अभी भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप सच में आगे बढ़ते हैं तो आप किसी को कन्विंस नहीं करते, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करते, आप बस बदल जाते हैं और बदलाव को किसी स्टोरी की जरूरत नहीं होती। अब आगे बढ़ना का मतलब ये नहीं कि आप रोज कुछ पोस्ट करें, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर आना, आपके दिन का स्टार्ट फिक्स होना, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होना, आपका फोकस वापस अपने हाथ में आना। जब आप इमोशनली टूटे होते हैं तो सबसे पहले रूटीन टूटता है, सोने का टाइम बिगड़ जाता है, काम टलने लगता है, माइंड हर वक्त उसी इंसान के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने दिन को वापस कंट्रोल में लेते हैं उसी दिन से चीजें शिफ्ट होने लगती हैं। आप जल्दी उठने लगते हैं, आप अपने काम को सीरियसली लेने लगते हैं, आप खुद से किए छोटे प्रॉमिसेस निभाने लगते हैं। और ये चीजें बाहर से बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस फोटो से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान देखे कि आप पहले इमोशनली अनस्टेबल थे लेकिन अब शांत है, फोकस्ड है, तो उसे फर्क पड़ेगा। भले वो कुछ बोले नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल उठेगा कि ये इंसान रुका नहीं, ये तो आगे निकल गया। और यही सवाल सबसे अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि लोग ब्रेकअप या दूरी के बाद आपको एक ही जगह पर अटके रहने की उम्मीद करते हैं, यानी दुखी और निराश। लेकिन जब आप उस उम्मीद को तोड़ देते हैं तो सामने वाले की सोच हिल जाती है। अब सामने वाला खुद को स्पेशल नहीं महसूस करता, अब उसे लगता है कि शायद वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना वो सोच रहा था। और ये रियलाइजेशन बहुत धीरे आती है लेकिन गहराई से आती है। लोग वर्ड्स याद नहीं रखते, लोग प्रेजेंस याद रखते हैं। और जब आपकी प्रेजेंस चेंज होती है तो सामने वाला कंफ्यूज होता है, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे सामने वाला छोड़कर गया था। अब आप शांत और पहले से अधिक समझदार हैं। इसलिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ को अंदर से ठीक करना शुरू कीजिए। रूटीन फिक्स कीजिए, बॉडी का ध्यान रखिए, काम में फोकस लाइए, माइंड को डिसिप्लिन सिखाइए और सोशल मीडिया को एक स्टेज मत बनाइए, बस एक विंडो रहने दीजिए। जो दिखेगा वो अपने आप दिखेगा। और यही वजह है कि ये पॉइंट अगले पॉइंट्स की नींव है, क्योंकि जब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके होते हैं और आपकी लाइफ आगे बढ़ रही होती है, तब सामने वाले के पास इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं रहता। वो या तो डिनाई करेगा या फील करेगा, और फील करना हमेशा चेंज की शुरुआत होता है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि कैसे साइलेंस के बाद शांत बिहेवियर सबसे ज्यादा असर करता है। पॉइंट 4, किसी भी तरह का इमोशनल प्रेशर देना बंद कर दीजिए। ना सवाल ना शिकायत। यहाँ पर आकर ज्यादातर लोग खुद ही अपनी सबसे मजबूत पोजीशन खराब कर देते हैं। खामोशी के बाद, इमोशनल अवेलेबिलिटी बंद करने के बाद, लाइफ आगे बढ़ाने के बाद जब सामने वाला फिर भी रिएक्ट नहीं करता तो अंदर से एक बेचैनी शुरू होती है, और उसी बेचैनी से इमोशनल प्रेशर निकलता है। प्रेशर हमेशा साफ शब्दों में नहीं आता, अक्सर वो सॉफ्ट फॉर्म्स में आता है, सवाल बनकर, शिकायत बनकर या गिल्ट की हल्की सी कोशिश बनकर। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो बता दो। ये सब सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये प्रेशर है। प्रेशर का एक ही असर होता है, लोग पीछे हटते हैं। कोई भी इंसान प्रेशर में कनेक्ट नहीं करता, प्रेशर में लोग सिर्फ दूर भागते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, और जब सामने वाला इमोशनली समझदार नहीं होता या अवॉइडेंट होता है तो उसे ये जिम्मेदारी भारी लगती है। वो जवाब नहीं देता, वो दूरी बढ़ा देता है। जब आप कहते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मुझे महत्व नहीं दिया, आप सच बोल रहे होते हैं, आप गलत नहीं होते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप सही हैं या गलत, सवाल ये है कि इस मोमेंट में क्या काम करेगा। शिकायत उसे खुद के बचाव वाले हालत में डाल देती है। वो या तो बहस करेगा या खुद को सही साबित करेगा या फिर पूरी तरह दूरी बना लेगा। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझिए कि अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे प्रेशर देकर आप बदल नहीं सकते। प्रेशर सिर्फ एक चीज करता है, वो सामने वाले को ये महसूस कराता है कि आप अभी भी किसी सवाल का जवाब चाहते हैं।
शुरुआत में अंदर से बहुत इच्छा होती है कुछ बोल देने की, कुछ एक्सप्लेन कर देने की, कुछ क्लियर कर देने की, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां सेल्फ कंट्रोल बनता है। आप अगर उस इच्छा को हर बार रोक लेते हैं तो धीरे धीरे आप इमोशनली स्टेबल होने लगते हैं, और स्टेबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लोग शांत बिहेवियर की तरफ लौटते हैं, और अगर सामने वाला वाकई इमोशनली केपेबल है तो वो इस शांति को महसूस करेगा, और अगर नहीं है तो भी आप खुद को बचा लेंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जर्नी में सबसे बड़ा नुकसान खुद को खोने से होता है। पॉइंट 5, अपनी वैल्यू को शब्दों से नहीं, बाउंड्रीज से दिखाइए। ये पॉइंट इस पूरी वीडियो का सबसे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से आप कुछ करने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, वो बताते हैं कि हम तो ऐसे इंसान हैं, मैंने इतना किया है, मेरी इंटेंशन सही है। लेकिन सच ये है कि जिस इंसान को आपकी वैल्यू समझनी होती है उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे नहीं समझनी होती उसे एक्सप्लेनेशंस भी कम लगते हैं। यहीं पर बाउंड्रीज की असली ताकत सामने आती है। बाउंड्री का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं होता, बाउंड्री का मतलब होता है क्लियर रूल्स, क्लियर बिहेवियर। अब समझिए, पहले आप क्या करते थे? आप हर वक्त अवेलेबल रहते थे, रिप्लाई लेट भी आता था तो आप वेट करते थे, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी फिर भी आप एडजस्ट करते थे। आपने कभी ओपनली ये नहीं कहा, लेकिन आपके एक्शंस ने ये बोल दिया कि हम तुम्हें हमेशा मिल जाएंगे, और जहां इंसान हमेशा मिल जाए वहां उसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब बाउंड्री लगाने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाए, इसका मतलब है कि अब आप खुद की रिस्पेक्ट कम करके हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, हर कॉल तुरंत नहीं उठाते। आप ये नहीं बोलते कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, अब आप बस वहां नहीं होते जहां रिस्पेक्ट नहीं होती। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, क्योंकि वर्ड सुने जा सकते हैं, इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन बिहेवियर को इग्नोर करना मुश्किल होता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए सामने वाला कभी कभी आता है, कभी गायब हो जाता है, जब मन करता है तब अटेंशन देता है। पहले आप हर बार उसी रिदम में चल पड़ते थे। अब बाउंड्री के बाद क्या बदलता है? अब अगर सामने वाला कैजुअली आता है तो आप कैजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं, या कभी करते ही नहीं। अब आप जरूरत से ज्यादा जुड़ाव नहीं दिखाते, और यही बाउंड्री है। बाउंड्री लगाने से सामने वाले को 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वो आपके स्टैंडर्ड तक आए या वो खुद बाहर हो जाए। दोनों ही सिचुएशंस में आप क्लियर रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये पावर प्ले नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब आप टाइम तभी देते हैं जब सामने वाला रिस्पेक्ट दिखाए, एफर्ट दिखाए, क्लैरिटी दिखाए। पहले सामने वाला डिसाइड करता था कि कब बात होगी, कब दूरी होगी। अब वो कंट्रोल धीरे धीरे आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होने लगता है, क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ झुकते हैं जो खुद को वैल्यू करता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाउंड्री लगाने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला तुरंत बदल जाएगा। शुरुआत में वो कंफ्यूज्ड होगा, वो टेस्ट करेगा, वो दोबारा हल्के फुल्के तरीके से बात शुरू करने की कोशिश करेगा, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो बाउंड्री तो बना लेते हैं लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते। एक मैसेज आता है और वो पिघल जाते हैं, एक सॉफ्ट लाइन आती है और वो फिर पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। लेकिन बाउंड्री तभी बाउंड्री है जब वो कंसिस्टेंट हो। अगर आप एक दिन स्ट्रिक्ट हैं और अगले दिन सेम बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सामने वाला सीख जाता है कि ये बाउंड्री फेक है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि कुछ बदल गया है, और यही वो मोमेंट है जहां रिस्पेक्ट पैदा होती है। क्योंकि रिस्पेक्ट डर से नहीं आती, रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आती है। अब ये भी समझे, बाउंड्री लगाने के बाद आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला वापस आए। गोल ये होना चाहिए कि अब जो भी आए वो सही तरीके से आए, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, ना कि आपको निराश करे। इसलिए पॉइंट 5 आपको किसी को पकड़ना नहीं सिखाता, ये आपको फिल्टर करना सिखाता है कि कौन डिजर्व करता है आपका टाइम और कौन नहीं। और जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं तो अगला पॉइंट और भी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं दिखते, अब आप रिप्लेसेबल भी नहीं लगते, और वहीं से सामने वाले के अंदर एक अलग तरह की हलचल शुरू होती है। पॉइंट 6, सामने वाले को रिप्लेसमेंट का डर नहीं, रियलाइजेशन दीजिए। यहाँ पर आकर ज्यादातर लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जेलसी क्रिएट करनी होगी, अब किसी और को दिखाना पड़ेगा। न्यू पर्सन की फोटोज, ओवर हैप्पी कैप्शंस, इनडायरेक्ट हिंट्स कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन सच ये है कि रिप्लेसमेंट का डर टेम्पररी होता है, और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सच में अंदर से हिले तो आपको डर नहीं, रियलाइजेशन की जरूरत है। अब इस फर्क को ध्यान से समझिए।
जब आप किसी और को दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस अब भी सामने वाले पर ही होता है। आप जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, उसकी रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, और ये एनर्जी सामने वाला महसूस कर लेता है। उसे लगता है कि ये मुझे प्रूव करना चाहता है, ये अभी भी मुझसे अफेक्ट हो रहा है। और जहां ऐसा लगता है वहां आपकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। लेकिन रियलाइजेशन बिल्कुल अलग जगह से आती है। रियलाइजेशन तब आती है जब सामने वाला ये देखता है कि आप किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे, आप खुद को कंप्लीट कर रहे हैं। आप अकेले स्टेबल हैं, आप अकेले शांत हैं। और यही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जाने के बाद आप टूट जाएंगे, आप अटक जाएंगे, आप वेट करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनके दिमाग में एक गैप बनता है। सामने वाला सोचता है कि अगर ये मेरे बिना भी ठीक है तो मैं क्या था? क्या मेरी वैल्यू उतनी थी भी जितनी मैं सोच रहा था? और यही सवाल रियलाइजेशन की शुरुआत होता है। अब कंप्लीट दिखना का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, आपका मूड किसी के मैसेज पर नहीं टिका, आपकी एनर्जी किसी के वैलिडेशन पर नहीं टिकी। भले ही आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सिग्नल होती है। एक स्टोरी से कोई जेलस हो सकता है, एक फोटो से कोई ट्रिगर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबको हिला देता है। सामने वाले ने आपको पहले इमोशनल रूप से कमजोर देखा था, लेकिन अब वो देख रहा है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप पहले से भी बेहतर, शांत और समझदार हैं। अब आप में और भी ज्यादा आत्मसम्मान है। अब एक जरूरी वार्निंग भी समझ लीजिए, अगर आप इस पॉइंट को दिखावे में बदल देंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। फेक हैप्पीनेस, फोर्स्ड कॉन्फिडेंस, ओवर शेयरिंग, ये सब आपको रिप्लेसेबल ही बनाता है। क्योंकि जो इंसान सच में कंप्लीट होता है वो प्रूव नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो कंपीट नहीं करता, वो बस अपनी लेन में चलता है और लोग उसी लेन की तरफ देखते हैं जो स्टेबल लगती है। इसलिए पॉइंट 6 का मतलब ये है कि आप सामने वाले को लूज कराने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को विन कीजिए। और यही कंप्लीटनेस सबसे लाउड सिग्नल बन जाती है। अब चाहे सामने वाला वापस आए या नहीं, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते हैं। और पैराडॉक्स यही है, जिस दिन आप वापसी की उम्मीद छोड़ देते हैं, अक्सर उसी दिन सामने वाला पहली बार आपको सीरियसली देखता है, क्योंकि अब आप उसके रिएक्शन से नहीं, अपने डायरेक्शन से चल रहे होते हैं। और यही माइंडसेट आपको लास्ट पॉइंट तक ले जाता है, वो पॉइंट जहां आप पूरी तरह फ्री हो जाते हैं आउटकम से भी और डर से भी। अगले पॉइंट में हम उसी क्लैरिटी की बात करेंगे जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, और वही पॉइंट डिसाइड करता है कि ये कहानी आपको मजबूत बनाएगी या फिर आपको वापस उसी जगह ले जाएगी जहां से आपने शुरू किया था। पॉइंट 7, मन में ये क्लियर कर लीजिए कि वापसी बोनस है, गोल नहीं। जिस दिन आप मेंटली सच में ये बात छोड़ देते हैं कि वो लौटे तभी मैं ठीक हूं, अक्सर उसी दिन सामने वाला हिलने लगता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल हिस्सा यही होता है, और सबसे पावरफुल भी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई टेक्निक नहीं सीखते, यहाँ आप एक माइंडसेट छोड़ते हैं। वो माइंडसेट जो चुपचाप आपके अंदर बैठा रहता है कि अगर वो वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही सोच आपको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर बनाए रखती है। आप साइलेंस रखते हैं, आप मौजूदगी कम करते हैं, आप लाइफ आगे बढ़ाते हैं, आप सीमाएं बनाते हैं। लेकिन अगर अंदर कहीं ये उम्मीद जिंदा है कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाला लौट आए, तो आप अब भी फ्री नहीं हैं। आप डिसिप्लिन्ड है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, और सामने वाला ये डिपेंडेंसी महसूस कर लेता है। अब इसे ध्यान से समझिए, जब आपकी खुशी किसी एक आउटकम पर टिकी होती है तो भले आप कुछ बोले नहीं, भले आप शांत दिखे, लेकिन आपकी एनर्जी वेट कर रही होती है, और वेटिंग एनर्जी सबसे पहले सामने वाले को ही दिखती है। लेकिन जिस दिन आप ये मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर सामने वाला लौटे तो भी अच्छा, अगर नहीं लौटा तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप प्रूव नहीं कर रहे, अब आप इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब आप हर समय उम्मीद नहीं पकड़ रहे, अब आप बस प्रेजेंट है। और एक सच कड़वा है लेकिन जरूरी है, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए लौटे क्योंकि आप टूट गए थे या पछतावे में थे या अकेले पड़ गए थे, तो वो वापसी नहीं, कॉम्प्रोमाइज होती है, और कॉम्प्रोमाइज से आप फिर उसी साइकिल में फंसेंगे। इसलिए इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि उम्मीद रखना गलत है, इस पॉइंट का मतलब है कि उम्मीद को अपने सेंटर से हटाना। आप अपनी जिंदगी के सेंटर में किसी और को नहीं रखते,
अब सोचिए, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप कंप्लीट हैं, तो क्या बदलता है? आप जल्दी उदास नहीं होते, अब मिक्स्ड सिग्नल्स को टॉलरेट नहीं करते। अब सामने वाला क्या महसूस करता है? उसे ये नहीं लगता कि ये मुझे पाने की कोशिश कर रहा है, उसे लगता है कि ये तो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। और यही रियलाइजेशन सबसे डीप इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अब सामने वाला आपको ऑप्शन की तरह नहीं देख सकता। या तो वो आपके लेवल पर आएगा या खुद बाहर हो जाएगा, और दोनों ही स्थिति में आप लूज नहीं करते। अब आप ये नहीं कहते कि अगर सामने वाला आया तभी हम खुश रहेंगे, आप कहते हैं कि हम खुश रहना सीख रहे हैं, चाहे कोई आए या ना आए। और यही असली समझदारी है। इस मैच्योरिटी के बाद आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। आप डेस्परेट नहीं लगते, आप शांत और समझदार लगते हैं। यही वजह है कि इस पॉइंट के बाद कई बार सामने वाला अचानक कांटेक्ट करता है, सवाल पूछता है, इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन यहाँ आपकी असली परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आप उस मोमेंट में पुराने माइंडसेट में लौट गए तो सारी जर्नी बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि वापसी अगर हो तो वो बोनस है, मेन प्राइज नहीं। मेन प्राइज ये है कि आपने खुद को वापस पा लिया, क्योंकि अब आप किसी को पकड़ने नहीं निकले, आप खुद को संभाल चुके हैं। और यही वो जगह है जहां से लोग या तो सच में लौटते हैं या हमेशा के लिए हट जाते हैं। दोनों ही हालत में आप क्लियर होते हैं, और क्लैरिटी से बड़ा कोई क्लोजर नहीं होता। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको अपनी कहानी जैसा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुंच सके जो अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। और अगर आपके मन में कुछ अटका हुआ है, कुछ कहा नहीं जा रहा, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कभी कभी लिख देना भी बहुत हल्का कर देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज खुद के साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं जो शोर नहीं करती लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती हैं, तो चैनल पायु 69 को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। अगर कोई इंसान आपसे नाराज हो जाए तो आपको समझ आ जाता है। अगर वो आपसे बहस कर ले तो भी आपको एहसास हो जाता है कि अभी रिश्ता जिंदा है। लेकिन अगर वो इंसान ना नाराज हो, ना सवाल करे, ना शिकायत करे, बस चुप हो जाए, तो समझ लीजिए कुछ बहुत गहरा बदल चुका है। क्योंकि चुप्पी आवाज से ज्यादा बोलती है। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तब सामने वाला पहली बार सच में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आप अंदर से दुखी हैं या सच में आगे बढ़ चुके हैं। और यही न समझ पाना उसके लिए पछतावे का कारण बन जाता है। धीरे धीरे उसका भरोसा हिलता है, उसका नियंत्रण टूटता है, उसे अपनी अहमियत पर शक होने लगता है। फिर वो उन बातों को याद करता है जिन्हें उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और फिर एक डर जन्म लेता है। डर इस बात का नहीं कि आप नाराज हैं, डर इस बात का होता है कि आप अब लौटेंगे ही नहीं। और जब बहुत देर हो जाती है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब उसे आपकी कीमत समझ आती है। लेकिन तब तक आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, तब तक आप खुद को बचा चुके होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे वो 6 बातें जो सामने वाले के अंदर होती हैं उस दिन जिस दिन उसे एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है। ये वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको कमजोर बनाने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप कहां तक झुके और कहां से उठ खड़े हुए। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप सिर्फ किसी और को नहीं समझेंगे, आप खुद को चुनना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, सबसे पहले उसे आपकी कमी नहीं, आपकी चुप्पी खटकती है। शुरुआत में सामने वाले को आपकी कमी महसूस नहीं होती, उसे ये एहसास भी नहीं होता कि उसने कुछ खो दिया है। क्योंकि कमी तब महसूस होती है जब कोई चीज अचानक दिखना बंद हो जाए। लेकिन ये मामला अलग होता है। यहाँ सबसे पहले जो चीज उसे चुभती है वो आपकी चुप्पी होती है। जब तक आप एक्सप्लेन करते रहते हैं, जब तक आप हर बात पर सफाई देते रहते हैं, जब तक आप ये बताते रहते हैं कि आपको क्या बुरा लगा, क्या ठीक नहीं लगा, तब तक सामने वाला मेंटली आराम में रहता है। क्योंकि उसे लगता है कि आप अभी भी वहीं खड़े हैं, आप अभी भी जुड़े हुए हैं, आप अभी भी इमोशनली अवेलेबल हैं। लेकिन जिस दिन आप अचानक एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, उसी दिन कहानी बदलने लगती है। अब न कोई सवाल होता है, न कोई शिकायत, न कोई लंबी बातें, न कोई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, न कोई आप समझ क्यों नहीं रहे। आप बस शांत हो जाते हैं। और यही शांति सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है। क्योंकि सामने वाला आपकी आवाज का आदी था,
आपकी रिएक्शन का आदी था, आपके जवाब देने का आदी था। उसे आदत थी कि अगर कुछ गलत होगा तो आप बोलेंगे, आप समझाएंगे, आप कोशिश करेंगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता। यहीं से उसके दिमाग में पहला कंफ्यूजन पैदा होता है। वो सोचता है कि इतनी जल्दी कैसे बदल गया, अब क्यों नहीं पूछ रहा, अब क्यों नहीं लड़ रहा, अब क्यों नहीं समझा रहा। उसे लगता है कि शायद आप बिजी होंगे, शायद कुछ दिनों का मूड होगा, शायद थोड़े समय बाद आप फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता है और आपकी चुप्पी बनी रहती है। आप बात करते हैं लेकिन पहले जैसे नहीं, आप जवाब देते हैं लेकिन बिना भाव के, आप सामने होते हैं लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं होते। और यही चीज सामने वाले को अंदर से हिला देती है, क्योंकि ये चुप्पी गुस्से जैसी नहीं होती, ये दूरी झगड़े जैसी नहीं होती, ये नाराजगी जैसी भी नहीं होती। ये एक अजीब सी बीच वाली हालत होती है और इंसान इसी हालत से सबसे ज्यादा डरता है। गुस्से में अभी भी अटैचमेंट होता है, नाराजगी में अभी भी उम्मीद होती है, शिकायत में अभी भी जुड़ाव होता है, लेकिन चुप्पी में कुछ भी नहीं होता। यहीं से सामने वाले को लगने लगता है कि अब वो आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पहले उसे पता होता था कि अगर वो देर से जवाब देगा तो आप पूछेंगे, अगर वो इग्नोर करेगा तो आप रिएक्ट करेंगे, अगर वो दूरी बनाएगा तो आप पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो जो भी करता है आप पर कोई असर नहीं दिखता। और यही चीज उसके ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिलता है कि वो किसी के इमोशंस को हिला सकता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब उसकी हर हरकत बेअसर हो चुकी है तो उसका दिमाग बेचैन होने लगता है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा, या ये बस दिखा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंदर से टूट चुका है, या फिर ये मुझसे आगे निकल चुका है। यही सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी कहे बिना उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। आप उसे ब्लेम नहीं करते, आप बस अंदर से पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही आप पीछे हटते हैं, सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि अब वो अकेला खड़ा है, बिना किसी सहारे के। अब उसे वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जहां उसने आपको हल्के में लिया था, जहां उसने सोचा था कि ये तो समझ ही जाएगा, ये तो रुक ही जाएगा, ये तो हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन अब ये मौजूदगी नहीं है, और मौजूदगी के जाते ही वैल्यू का एहसास शुरू होता है। लेकिन अभी भी वो स्टेज नहीं आती जहां उसे आपकी कमी महसूस हो। अभी सिर्फ कंफ्यूजन होता है, एक बेचैनी, एक अनजाना डर, एक सवाल कि कुछ तो बदल गया है, लेकिन क्या। और यही पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आपकी चुप्पी का। आप बिना बोले उसके दिमाग में शोर पैदा कर देते हैं। आप बिना लड़ाई उसके अंदर अस्थिरता पैदा कर देते हैं। आप बिना समझाए उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और यही कारण है कि शुरुआत में उसे आपकी कमी नहीं, आपकी चुप्पी खटकती है, क्योंकि कमी बाद में महसूस होती है, लेकिन चुप्पी का असर तुरंत दिमाग पर पड़ता है। यही चुप्पी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी बेचैनी भी बन जाती है। पॉइंट 2, उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शुरुआत में सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसे लगता है कि हालात उसके हाथ में है। उसे पता होता है कि आप इंतजार करेंगे, अगर वो देर करेगा तो आप रुकेंगे, अगर वो चुप रहेगा तो आप बोलेंगे, अगर वो दूरी बनाएगा तो आप पास आने की कोशिश करेंगे। यानी रिश्ते की पूरी दिशा उसके बिहेवियर से तय होती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे इसका एहसास भी नहीं था कि ये कंट्रोल धीरे धीरे आदत बन चुका है। आप हर बार एडजस्ट करते रहे, हर बार समझाते रहे, हर बार खुद को रोकते रहे, हर बार ये सोचकर कि शायद अगली बार ठीक हो जाएगा। यहीं से सामने वाले के मन में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बन जाता है। उसे लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, आप वहीं रहेंगे, आप इंतजार करेंगे। लेकिन जिस दिन आप रुक जाते हैं, जिस दिन आप इंतजार करना बंद कर देते हैं, उसी दिन उसका कंट्रोल हिलने लगता है। अब सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि उसे अब आपकी स्थिति समझ नहीं आती। पहले उसे साफ पता होता था कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप बता देते थे, आप समझा देते थे, आप अपने मन की हर बात सामने रख देते थे। लेकिन अब आप चुप हैं, अब आप एक्सप्लेन नहीं करते, अब आप जस्टिफाई नहीं करते। और यही चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। अब उसे नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हैं, आप अभी भी जुड़े हुए हैं या नहीं, आप अंदर से टूटे हैं या मजबूत हो चुके हैं, आप इंतजार कर रहे हैं या आगे बढ़ चुके हैं। ये समझ ना आना कि आगे क्या है उसके दिमाग को थकाने लगता है,
क्योंकि इंसान को अनिश्चितता से ज्यादा कोई चीज बेचैन नहीं करती। जब तक सामने वाले को ये पता होता है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तब तक वो आराम में रहता है। वो अपने हिसाब से आता जाता है, अपने मूड के हिसाब से बात करता है, अपने समय के हिसाब से ध्यान देता है। लेकिन अब उसे कुछ भी तय नजर नहीं आता। अब वो जो भी करता है उसका असर आपको हिला नहीं पाता। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, आप पहले जैसे परेशान नहीं होते, आप पहले जैसे सवाल नहीं करते। और यहीं से उसके ईगो को चोट लगनी शुरू होती है, क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा ताकत कंट्रोल से मिलती है। जब किसी को ये लगता है कि मेरी एक हरकत से सामने वाला बदल जाता है तो ईगो मजबूत होता है। लेकिन जब वही हरकत अब कोई असर नहीं दिखाती तो ईगो कमजोर हो जाता है। अब सामने वाला बार बार सोचने लगता है कि ये अब इतना शांत कैसे है, पहले तो इतनी जल्दी परेशान हो जाता था, अब क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। और ये सवाल उसके मन में डर बनकर बैठ जाते हैं। वो कभी कभी जानबूझकर दूरी बनाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप रिएक्ट करेंगे या नहीं। लेकिन जब आप फिर भी शांत रहते हैं तो उसे समझ आता है कि अब खेल उसके हाथ में नहीं है, अब कंट्रोल उसके पास नहीं रहा। यही बात उसके ईगो को सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो चाहकर भी आपको पढ़ नहीं पाता, आपकी सोच तक पहुंच नहीं पाता, आपकी इमोशंस को समझ नहीं पाता। और यही बात उसे अंदर से बेचैन बना देती है, क्योंकि कंट्रोल खोना सिर्फ रिश्ते का नुकसान नहीं होता, ये पहचान का नुकसान होता है। उसे लगता है कि वो अब उतना जरूरी नहीं रहा, और ये एहसास उसके ईगो के लिए बहुत भारी होता है। अब वो अपने पुराने व्यवहार को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने आपको हल्के में लिया, कितनी बार उसने सोचा कि ये तो रहेगा ही, ये तो इंतजार करेगा ही। लेकिन अब इंतजार नहीं है, अब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, आप अपने फैसलों में साफ हैं, आप अपने इमोशंस में स्थिर हैं। और यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा हिला देती है। पहले आप सोचते रहते थे, अब वो सोचता रहता है। पहले आप उसे खोने से डरते थे, अब वो घबराता है। यही मोमेंट होता है जब उसे एहसास होता है कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो चुका है। ना आप उसे जवाब देने को मजबूर हैं, ना आप उसे खुश रखने की कोशिश में हैं, ना आप उसे खोने के डर में हैं। और जब डर खत्म हो जाता है तो कंट्रोल भी अपने आप खत्म हो जाता है। यही कारण है कि जब आप रुक जाते हैं, जब आप इंतजार छोड़ देते हैं, तो सामने वाला सबसे पहले अपने कंट्रोल को खोता है। और यही लॉस उसके ईगो को सबसे ज्यादा परेशान करता है। पॉइंट 3, उसे अपनी अहमियत पर शक होने लगता है। जब तक आप सामने वाले को लगातार अटेंशन देते रहते हैं, तब तक वो उस अटेंशन की कीमत नहीं समझ पाता। क्योंकि जो चीज रोज मिलती रहे, जो बिना मांगे मिलती रहे, जो हर हाल में मौजूद रहे, वो धीरे धीरे हल्की लगने लगती है। शुरुआत में सामने वाला उस अटेंशन को महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है कि कोई है जो पूछता है, जो ध्यान देता है, जो समय निकालता है। लेकिन समय के साथ यही अटेंशन उसकी आदत बन जाती है। अब वो इसे आपकी अच्छाई नहीं मानता, आपकी मजबूरी मानने लगता है। उसे लगता है कि आपका ध्यान देना नॉर्मल है, जैसे ये आपका काम हो। आपका पूछना, आपका इंतजार करना, आपका समझाना, ये सब उसे नॉर्मल लगने लगता है। और यहीं से आपकी अहमियत धीरे धीरे उसके दिमाग में कम होने लगती है। लेकिन जिस दिन आप वो अटेंशन वापस ले लेते हैं, जिस दिन आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहते, उसी दिन सामने वाले के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बनने लगती है। शुरुआत में वो इस खालीपन को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो खुद को समझाता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा बिजी होगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वो खाली जगह भरती नहीं बल्कि और साफ होती जाती है। अब उसे वो छोटे छोटे पल याद आने लगते हैं जिन्हें उसने कभी खास नहीं समझा था। आपका बिना वजह हाल पूछना, आपका देर रात तक जागना, आपका हर बात को सुन लेना, आपका हर मूड को समझने की कोशिश करना। पहले ये सब उसे नॉर्मल लगता था, बट अब वही चीजें उसे चुभने लगती हैं। और यहीं से उसके दिमाग में पहला असली सवाल उठता है कि क्या मैं इतना जरूरी नहीं था कि वो रुकता। ये सवाल बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये सवाल उसकी अहमियत पर चोट करता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि जिस अटेंशन को वो नॉर्मल समझ रहा था, वो एक्चुअली में की गई आपकी तरफ से बहुत बड़ी मेहनत थी। ये मेहनत आपकी चॉइस थी सामने वाले के लिए, क्योंकि आप जुड़े हुए थे, क्योंकि आप इन्वेस्टेड थे। लेकिन अब वो चॉइस नहीं है, और जब कोई चीज चॉइस से निकलकर चुप्पी में बदल जाती है, तब उसकी वैल्यू समझ आती है। अब सामने वाला खुद को कंपेयर करने लगता है। ईगो ये मानना चाहता है कि मैं खास हूं, मैं अलग हूं, मुझे छोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन आपकी दूरी इस सोच को तोड़ने लगती है,
अब सामने वाला आपके बिना अपनी इमेज को देखता है और उसे एहसास होता है कि आपके जाने से उसकी पोजीशन बदल गई है। पहले आप उसे हर बात में साथ रखते थे, पर अब वो आपके मन में आसपास भी नहीं है। पहले उसे यकीन था कि आप लौट आएंगे, अब उसे डर लगता है कि शायद आप लौटेंगे ही नहीं, और यही डर उसकी अहमियत पर शक बन जाता है। वो अपने पुराने व्यवहार को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने आपको हल्के में लिया, कितनी बार उसने आपकी बात को टाल दिया, कितनी बार उसने सोचा कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन अब बाद में कुछ भी नहीं है। अब वो खुद से पूछता है कि क्या मैंने इसे बस एक आदत समझ लिया था? क्या मेरी वैल्यू उतनी थी ही नहीं जितनी मैं सोचता था? ये सवाल उसे अंदर से कमजोर करने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी अहमियत पर शक करने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अब वो कभी कभी आपकी तरफ से कोई सिग्नल ढूंढता है, कोई रिएक्शन, कोई हिंट, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसका शक और गहरा हो जाता है। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो ये भी नहीं नकार पाता कि आप अब पहले जैसे नहीं हैं। और इसी बीच उसके अंदर एक बेचैनी जन्म ले लेती है, एक बेचैनी जो किसी को दिखती नहीं पर हर समय महसूस होती है। यही वो स्टेज होती है जहां सामने वाला आपको खोने के बाद खुद को खोने लगता है, क्योंकि जब तक आप थे उसकी अहमियत क्लियर थी, अब आप नहीं है तो उसकी पहचान हिलने लगती है। और यही कारण है कि उसे अपनी अहमियत पर शक होने लगता है। जिस अटेंशन को वो बस नॉर्मल समझ रहा था, अब वही अटेंशन उसे सबसे ज्यादा याद आती है, और यही सवाल उसके मन में बार बार गूंजता है कि क्या मैं इतना जरूरी नहीं था? पॉइंट 4, पुरानी बातें उसे अचानक साफ दिखने लगती हैं। जब तक आप सामने वाले को समझाते रहते हैं, जब तक आप हर बात पर कोई ना कोई मतलब देते रहते हैं, तब तक उसकी बहुत सी गलतियां उसकी नजर में गलतियां बनती ही नहीं हैं, क्योंकि हर गलती के साथ आप एक वजह जोड़ देते हैं, हर कमी के साथ आप एक बहाना रख देते हैं, क्योंकि आपका दिल साफ होता है। आप कहते हैं कि शायद आज सामने वाला थका हुआ होगा, शायद हालात ठीक नहीं होंगे, शायद इरादा बुरा नहीं था, और धीरे धीरे आप खुद ही उसकी गलतियों पर एक पर्दा डालते चले जाते हैं। इस पर्दे का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सामने वाला कभी अपनी गलती को पूरी तरह देख ही नहीं पाता, क्योंकि हर बार आप उसे बचा लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं, उसी दिन ये पर्दा हटने लगता है। अब आप उसकी बातों को सही ठहराने नहीं आते। अब आप ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा ही है। आप बस चुप हो जाते हैं, और इस चुप्पी के साथ सामने वाला पहली बार अपनी हरकतों को बिना फिल्टर देखना शुरू करता है। अब जो बातें पहले इग्नोर हो जाती थी, वही बातें उसे साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। अब उसे याद आता है कि कितनी बार उसने आपकी बात बीच में काटी थी, कितनी बार उसने आपकी फीलिंग्स को हल्के में लिया था, कितनी बार उसने आपकी जरूरतों को टाल दिया था। पहले ये सब बातें उसे छोटी लगती थी, क्योंकि आप उन्हें छोटा बना देते थे, लेकिन अब जब आप कुछ भी ढक नहीं रहे, तो वही बातें उसे चुभने लगती हैं। अब उसे एहसास होता है कि आप हमेशा एडजस्ट करते रहे, आप हमेशा पीछे हटते रहे, आप हमेशा पहले समझने वाले बने रहे, और वो हमेशा इन सब बातों को हल्के में लेता रहा। ये एहसास उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरी गलती नहीं थी। अब हर पुरानी बात एक एक करके उसके सामने आने लगती है। उसे याद आता है कि जब आपने सपोर्ट मांगा था, तब उसने समय नहीं निकाला था। जब आपने मुश्किल हालात में साथ चाहा था, तब उसने दूरी बना ली थी। पहले वो सोचता था कि कोई बात नहीं, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आता है कि आपने समझा जरूर था, लेकिन उसकी कीमत आपने खुद चुकाई थी। और अब जब आप पीछे हट चुके हैं, तो वही कीमत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब वो अपने शब्दों को दोबारा सुनने लगता है, अपने मैसेजेस को नए नजरिए से पढ़ने लगता है। जो बातें पहले उसे नॉर्मल लगती थी, अब वही बातें उसे याद आने लगती हैं। सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसने कई बार बिना सोचे समझे आपको बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन आपने कभी उसे उसका एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि आप हमेशा सिचुएशन को संभाल लेते थे। अब आप नहीं हैं, अब कोई संभालने वाला नहीं है, और जब कोई सिचुएशन को संभालना बंद कर देता है, तो सच अपने आप सामने आ जाता है। यही वजह है कि अब सामने वाला अपनी गलतियों से भाग नहीं पाता। अब वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया? ये सवाल उसके अंदर पछतावा पैदा करते हैं, लेकिन ये पछतावा आपके शब्दों से नहीं आता, ये पछतावा आपकी चुप्पी से आता है, क्योंकि आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने कोई आरोप नहीं लगाया, आपने कोई हिसाब नहीं मांगा, आप बस हट गए,
और यही हट जाना उसके लिए सबसे बड़ा आईना बन जाता है। अब वो अपने हर पुराने व्यवहार को नए एंगल से देखने लगता है। अब उसे ये भी दिखने लगता है कि कहाँ उसने सिर्फ खुद को चुना था और कहाँ उसने आपको सेकंड ऑप्शन बना दिया था। पहले वो सोचता था कि सब ठीक है क्योंकि आप थे, अब आप नहीं हैं तो सब ठीक है। ये सोच टूट जाती है। अब उसे ये भी समझ आता है कि आपने कितनी बार खुद को रोककर रिश्ते को जलाया था, और अब जब आप रुक गए हैं तो रिश्ता अपने आप उसकी सच्चाई दिखाने लगा है। यही वो स्टेज होती है जहां सामने वाला आपकी कमी के साथ साथ अपनी गलतियां भी देखने लगता है। अब वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, पुरानी बातें उसके साथ चलती हैं, क्योंकि आपने उन्हें दबाया नहीं, बस छोड़ दिया। और छोड़ी हुई बातें अक्सर सबसे ज्यादा बोलती हैं। अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अब कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ सच है, और सच अक्सर सबसे ज्यादा चुभता है। पॉइंट 5, वो अंदर ही अंदर डरने लगता है। इस डर की शुरुआत बाहर से दिखाई नहीं देती। सामने वाला हंसता है, नॉर्मल बिहेव करता है, अपने काम में बिजी दिखता है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि ये डर नाराजगी का नहीं होता। अगर आप नाराज होते तो सामने वाले को रास्ता साफ दिखता। सामने वाला सोचता है कि थोड़ा समय दूंगा, बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नाराजगी टेम्पररी होती है, नाराजगी में वापसी की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ डर कुछ और ही होता है। डर ये होता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हैं, और यही डर सबसे ज्यादा गहरा होता है। जब आप चुप रहते हैं, जब आप एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप सवाल नहीं पूछते, तब सामने वाले को आपकी इमोशनल स्थिति समझ नहीं आती। उसे नहीं पता कि आप अंदर से दुखी हैं या फिर आप अंदर से फ्री हो चुके हैं, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे डर में बदल जाता है। क्योंकि अगर आप दुखी होते तो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होती, अगर आप टूटे होते तो शायद आप वापस आते। लेकिन जब आप स्टेबल दिखते हैं, जब आप शांत दिखते हैं, जब आप अपने फैसले पर टिके दिखते हैं, तो सामने वाले के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। वो सोचता है कि क्या ये सच में निकल गया? क्या अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता? क्या अब मैं इसकी लाइफ का हिस्सा नहीं हूं? ये सवाल उसे अंदर से हिलाने लगते हैं, क्योंकि इंसान अपनी अहमियत खोने से सबसे ज्यादा डरता है। अब सामने वाला छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगता है। आप कब ऑनलाइन आते हैं, कितनी देर रहते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आप ना तो ज्यादा खुश दिखते हैं, ना ज्यादा दुखी, आप बस अपने में रहते हैं। और यही सबसे डरावनी स्थिति होती है, क्योंकि अब वो ये तय नहीं कर पाता कि आप किस स्टेज पर हैं। पहले अगर आप अपसेट होते थे तो वो जानता था कि अब उसे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब उसे ये भी नहीं पता कि एफर्ट की कोई जगह बची है या नहीं। यहीं से उसका डर और गहरा हो जाता है। सामने वाला सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और की तरफ बढ़ चुका हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने खुद को इतना मजबूत बना लिया हो कि अब वापसी पॉसिबल ही ना हो। अब वो खुद से झूठ बोलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अभी तो समय है, अभी तो बात हो सकती है, अभी तो सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन आपका बिहेवियर इन झूठों को सपोर्ट नहीं करता। आप उसे वैलिडेट नहीं करते, आप उसे कोई उम्मीद नहीं देते, आप उसे ये महसूस नहीं कराते कि वो अभी भी स्पेशल है। और यही साइलेंस उसके अंदर डर को मजबूत करती है। अब वो कभी कभी आपसे कांटेक्ट करने का मन बनाता है, लेकिन फिर रुक जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने मैसेज किया और आपको फर्क ही नहीं पड़ा तो वो डर सच साबित हो जाएगा। इसलिए वो डर अंदर ही अंदर पलता रहता है। वो बाहर से नॉर्मल रहता है, लेकिन अंदर से बेचैन। उसकी नींद पहले जैसी नहीं रहती, उसका ध्यान भटकने लगता है, वो बार बार पुरानी बातों में चला जाता है। उसे याद आता है कि कभी आप कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे आपकी आंखों में उसके लिए चिंता होती थी, और अब वो सब नहीं है। यहीं से उसके मन में एक साइलेंट पैनिक शुरू होता है। ये पैनिक लाउड नहीं होती, ये ड्रामा नहीं करती, ये रोने धोने में नहीं निकलती। ये पैनिक अकेले में आती है, रात में आती है, खाली समय में आती है। वो किसी से खुलकर कह भी नहीं पाता कि वो किस बात से डर रहा है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ खोने का डर उसे चैन नहीं लेने देता। क्योंकि वो समझ चुका होता है कि गुस्सा होने पर सामने वाला आपको मना सकता था, लेकिन जब आप शांत होते हो तो उसे लगता है कि वो आपको खो सकता है। और यही सबसे बड़ा डर होता है। अब वो ये भी सोचने लगता है कि अगर ये वापस आया ही नहीं तो, अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो, अगर अब कोई रास्ता बचा ही नहीं तो। ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है, ये सारी बात वो खुद सोचने लगता है।
आपने उसे कुछ साबित नहीं किया, आप बस खुद को संभाल कर आगे बढ़ गए। और यही आगे बढ़ना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है, क्योंकि अब वो ये समझ जाता है कि आपको खोने का मतलब सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं है, बल्कि अपनी मंशा खोना है, अपनी पकड़ खोना है, अपनी जगह खोना है। उसे डर इस बात का नहीं कि आप नाराज हैं, डर इस बात का होता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हैं। पॉइंट 6, सबसे आखिर में उसे आपकी वैल्यू समझ आती है। ये समझ अचानक नहीं आती, ये किसी एक पल में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे समय के साथ कई स्टेजेस पार करने के बाद आती है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद छोड़ते हैं उसी दिन आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। शुरुआत में सामने वाला इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, उसे लगता है कि थोड़ा समय है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी बात बन सकती है। लेकिन समय बीतता जाता है और आप वहीं नहीं रहते जहां पहले थे। आप पहले जैसे सवाल नहीं करते, आप पहले जैसे इंतजार नहीं करते, आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। आपकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं होती, आपकी आवाज में अब वो उम्मीद नहीं होती। और यहीं से सामने वाले को पहली बार साफ दिखाई देता है कि आप बदल चुके हैं। लेकिन तब भी वो इस बदलाव को टेम्पररी समझता है। उसे लगता है कि ये बस फेज है, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, खुद ही वापस आ जाएगा। क्योंकि उसने आपको हमेशा अवेलेबल देखा था, हमेशा एडजस्ट करते देखा था, हमेशा रुकते देखा था। उसे आदत थी कि आप अंत में खुद को पीछे रखकर रिश्ते को आगे रखते हैं। लेकिन इस बार आपने खुद को चुना है, और यही बात उसे देर से समझ आती है। अब धीरे धीरे उसे वो सब दिखने लगता है जो पहले दिखा ही नहीं था। आपका बिना शर्त साथ देना, आपका बिना गिनती सपोर्ट करना, आपका हर बार माफ कर देना, आपका हर हाल में बने रहना। पहले ये सब उसे नॉर्मल लगता था, अब ये सब उसे खास लगने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि हर इंसान इतना धैर्य नहीं रखता, हर कोई इतना समझने वाला नहीं होता, हर कोई इतना टिककर नहीं खड़ा होता। लेकिन ये एहसास अब बहुत देर से आता है, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं है जो हर बार खुद को तोड़कर रिश्ता जोड़ता था। अब आप बिना वजह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते, और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा चौंकाता है। अब वो समझने लगता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी बातों में नहीं थी, आपकी मौजूदगी में भी थी। लेकिन वैल्यू की ये समझ हमेशा लॉस के बाद आती है, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसे हमेशा का मान लेते हैं। हम अक्सर मन ही मन मान लेते हैं कि ये तो हमेशा रहेगा, ये तो अपने आप समझ जाएगा, ये तो हमें कभी छोड़ ही नहीं सकता। और यही मान लिया हुआ भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। अब सामने वाला आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अब वो बात करना चाहता है, अब वो सब कहना चाहता है जो पहले नहीं कहा। लेकिन अब आप सुनने की उसी जगह पर नहीं है, आप बदले नहीं हैं, आप बस आगे बढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ा हुआ इंसान पीछे की आवाज साफ सुन नहीं पाता। आप चुप रहकर किसी को सजा नहीं दे रहे, आप बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ी थी उसी दिन आपने खुद से एक वादा किया था कि अब आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े। और यही वादा आपको इमोशनली मजबूत बना देता है। अब सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ आती है, लेकिन अब उस वैल्यू तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका होता है। क्योंकि वैल्यू सिर्फ ध्यान से नहीं बनती, वैल्यू लगातार बने रहने से बनती है। और आपने वो लगातार बने रहना बहुत लंबे समय तक दिखाया था। लेकिन जब उसी लगातार मौजूदगी को हल्के में लेना शुरू कर दिया जाता है तो चीजें वहीं से बदल जाने लगती हैं। अब उसे ये बात धीरे धीरे समझ आने लगती है कि आपका होना सिर्फ पास होना नहीं था, आपका होना उसे भीतर से थामे रखने वाली एक मजबूती था, एक इमोशनल सेफ्टी थी, एक भरोसा था। लेकिन भरोसे की कीमत हमेशा टूटने के बाद समझ आती है। अब वो चाहे जितना पछताए, जितना सोचे, समय पीछे नहीं जाता, क्योंकि आप अब उसी जगह पर नहीं हैं। अब आपके लिए किसी को बार बार अपनी अहमियत समझाने से ज्यादा जरूरी आपकी शांति है। और यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब वो आपको बस ये साबित करना चाहता है कि आपकी वैल्यू उसे समझ आ गई है। लेकिन वैल्यू तब काम की होती है जब उसे संभाला जा सके, और यहाँ वो मौका निकल चुका होता है। यही कारण है कि सबसे आखिर में उसे आपकी वैल्यू समझ आती है, लेकिन तब तक आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके होते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी थी उसी दिन आपने खुद को बचा लिया था। और जो इंसान खुद को बचा लेता है वो फिर पीछे मुड़कर खुद को खोने नहीं जाता,
और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को बदलने नहीं, खुद को समझने आए थे। आज की बात किसी के खिलाफ नहीं थी, आज की बात किसी को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं थी। आज की बात बस इतनी थी कि आप अपनी उम्मीदें गलत जगह खर्च ना करें, क्योंकि जिस दिन आप खुद को चुन लेते हैं उसी दिन आपकी कीमत तय हो जाती है। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है, वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना